नमस्कार दोस्तों, इसरो का बहुप्रतीक्षित सैटेलाइट आदित्य L1 लॉन्च कर दिया गया है। शनिवार को 11:50 पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च कर दिया गया और इसे PSLV 57 लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया, जो कि सबसे विश्वसनीय लॉन्च पैड है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। खबर ये है कि ये सूर्य की तरफ नहीं जाएगा। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि ये सूर्य पर नहीं जाएगा। आश्चर्य होगा जानकर आपको कि ये सूर्य पर नहीं जाएगा, लेकिन ये पूरी तरह से सही खबर है। सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि जिस तरीके से चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर कदम रखा विक्रम लैंडर और रोवर की मदद से, उसी तरीके से आदित्य L1 सूर्य की सतह पर उतरेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई वस्तु सूर्य के सामने जाती है उससे पहले ही जलकर राख हो जाएगी, क्योंकि सूर्य में इतना ज्यादा तापमान है। हम आपको बता दें कि आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करेगा, लेकिन कैसे करेगा ये आपको समझना जरूरी है। आदित्य L1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित L1 पॉइंट पर जाकर हैलो नाम की ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा और वहां से ये सूर्य के सारे अध्ययन करेगा, सारे स्टडी करेगा और इसरो को डेटा प्रोवाइड करेगा। हमारा जो स्पेसक्राफ्ट है आदित्य L1, ये पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित होगा। कहाँ 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच में, और 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर ही जाकर ये सारे अध्ययन करेगा। ये कैसे पॉसिबल है, ये हम सारी चीजें बताएंगे, लेकिन हमारा मकसद यही समझाना है कि L1 पॉइंट क्या है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में कई पॉइंट्स बनाए गए हैं। इनका नाम है L1 पॉइंट, L2, L3, L4 और L5 पॉइंट। इसमें से L1, L2 और L3 सूर्य की रिजोल्यूशन के हिसाब से अपनी स्थितियां बदलते रहते हैं, बाकी 2 पॉइंट स्थिर रहते हैं। L1 पॉइंट को लॉन्गरेंज या लिबरेशन पॉइंट बोला जाता है। ये लॉन्गरेंज पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहां पे 2 पिंडों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल समान हो जाता है। जैसे 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे जहां पे हमारा ये स्पेसक्राफ्ट जाके चक्कर लगाएगा, वो पॉइंट है, वो लॉन्गरेंज पॉइंट है, वो L1 पॉइंट है, जहां से सूर्य और पृथ्वी के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल समान हो जाता है। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद किसी भी स्पेसक्राफ्ट को ईंधन की आवश्यकता नहीं होती है और ये सालों साल बिना ईंधन के काम कर सकता है और इससे रिसर्च करने में काफी मदद मिलती है। अब इस लॉन्गरेंज पॉइंट को हम आपको ऐसे समझाते हैं। इसे इस तरीके से समझे कि 2 आदमी हैं और दोनों आदमी एक दूसरे के हाथ को खींचते हैं और दोनों के हाथों में बराबर बल है। मान लीजिए 5 किलो A और 5 किलो B के हाथों में बल है। इन 2 आदमियों A और B के हाथों में बल है। अगर ये दोनों एक दूसरे के खींचेंगे तो ये दोनों का फोर्स कैंसल आउट कर जाएगा। दोनों के बल समान होने की वजह से कैंसल आउट कर जाएंगे, जिसकी वजह से वहां पे कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। इसी तरीके से L1 पॉइंट वो जगह है जहां से गुरुत्वाकर्षण बल समान होने की वजह से ये सालों साल तक सैटेलाइट को वहां पे स्थापित करके रखा जा सकता है, या फिर हैलो नाम की ऑर्बिट में इसे चक्कर लगाने की वजह से ईंधन की आवश्यकता नहीं होगी और वैज्ञानिकों को रिसर्च करने में काफी मदद। 5 पॉइंट होने के बाद वैज्ञानिकों ने L1 पॉइंट को ही क्यों चुना? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि L1 पॉइंट वो जगह है जहां 24 घंटे और 7 दिनों सूर्य की रोशनी मौजूद रहती है। इस लॉन्गरेंज पॉइंट का नाम 18वीं सदी के खगोल शास्त्री लुई जोसेफ लॉन्गरेंज के नाम पे रखा गया, तो इस वजह से L1 पॉइंट को वैज्ञानिकों ने चुना। बात आती है कि ये अध्ययन कैसे करेंगे, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर और हमारा स्पेसक्राफ्ट 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर जाकर रिसर्च करना शुरू कर देगा। 15 लाख किलोमीटर केवल 15 करोड़ का 1% है, यानी बाकी 99% की दूरी अभी भी बची है। लेकिन इतनी दूरी से कैसे संभव है कि ये सारे रिसर्च करेगा? तो क्या सरकार और इसरो ने 400 करोड़ रुपए ऐसे ही खर्च कर दिए? इसका कोई उद्देश्य नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा? ऐसा नहीं है। जी हाँ, इसका उद्देश्य है और इसका मतलब भी निकलेगा। आदित्य L1 सैटेलाइट क्या काम करेगा, कैसे रिसर्च करेगा, कौन से अध्ययन करेगा, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले सूर्य को समझना होगा, क्योंकि सूर्य का अध्ययन करना है और सूर्य से निकलने वाली विकिरण का हमारे पृथ्वी और वायुमंडल पर क्या असर होगा, इसका अध्ययन करना है। सूर्य के डायमीटर की बात करें तो ये पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है और वजन में 3,30,000 गुना ज्यादा वजनी है। सूर्य साइज में कितना बड़ा है इसका अनुमान लगाने के लिए आपको एक उदाहरण देते हैं। सूर्य में 1,30,000 पृथ्वी समा सकती हैं। लगाइए सूर्य कितना बड़ा है। अभी जान लेते हैं कि सूर्य का स्ट्रक्चर क्या है। इस प्रकार हमारी पृथ्वी में कोर, मेंटल, क्रस्ट होते हैं, उसी तरह सूर्य में भी अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। सूर्य का सबसे आंतरिक भाग जो होता है उसका नाम है कोर
कोर वो जगह है जहां पे हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करती हैं, जिसकी वजह से ऊर्जा निकलती है। यही ऊर्जा हमें हीट और प्रकाश के रूप में पृथ्वी पर मिलती है। के बाहरी भाग में आता है रेडिएटिव जोन। सूर्य का 70% रेडियस यही बनता है। इसके बाद आता है कन्वेक्टिव जोन, सूर्य का 30% रेडियस। यहाँ पर ऊर्जा का स्थानांतरण कन्वेक्शन के थ्रू होता है, इसलिए इसे कन्वेक्टिव जोन बोला जाता है। और इसके बाद आता है फोटोस्फीयर, सन की सतह। अब सूर्य की सतह कोई होती नहीं है, ये वीडियो में मैंने आपको पहले ही बताया था। यही बात समझने वाली है कि फोटोस्फीयर सबसे ऊपरी परत है सन की, इसलिए इसे बोला जाता है सरफेस। लेकिन कोई सरफेस नहीं होती है, क्योंकि सूर्य गैस और प्लाज्मा का एक स्ट्रक्चर होता है। पृथ्वी जैसे उसकी कोई सतह नहीं होती। सूर्य की सतह फोटोस्फीयर का तापमान 5000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और फिर इसके बाद आता है क्रोमोस्फीयर। यहाँ का तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है 6000 से 20000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद पतली सी लेयर आती है जिसका नाम है ट्रांजिशन रीजन। और फिर इसके बाद सबसे ऊपरी जो परत होती है जिसे कोरोना बोलते हैं। ये वो कोरोना नहीं है जो चाइना से आया था और पूरी दुनिया में फैल गया था। ये कोरोना एक परत होती है जो सूर्य की सबसे ऊपरी परत मानी जाती है। इस कोरोना का तापमान 10 लाख से 30 लाख डिग्री सेल्सियस हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि ये सूर्य के कोर का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। वो तापमान परत यानी फोटोस्फीयर जोन तक आते आते 5000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जब परत पे आएगा तो तापमान धीरे धीरे कम होगा। लेकिन परत के बाहर जब तापमान आता है तो क्रोमोस्फीयर जोन में ये 6000 से 20000 डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसके बाद जब कोरोना लेयर आती है वहां पे ये 30 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। आखिर क्यों? वैज्ञानिकों के लिए यही एक रहस्य का विषय है और इस पर कई अध्ययन जारी हैं। वैज्ञानिक अपना सिद्धांत देते हैं, लेकिन कोई निश्चित सिद्धांत अभी तक किसी वैज्ञानिक ने नहीं दिया है। हो सकता है कि आदित्य L1 इस पर कोई निश्चित सिद्धांत इस दुनिया को दे और इसके बारे में लोगों को पता चले। थोड़ा सा आपको बता दें कि ये इस कोरोना लेयर दिखती कैसी है। सोलर इक्लिप्स जब होता है, यानी जब सूर्य ग्रहण होता है, तो उस दौरान जो रिंग दिखती है ना, दिखती है फोटोस्फीयर की रिंग। इसके बाद जब फुल इक्लिप्स होता है, फुल सोलर इक्लिप्स होता है, जिसमें पूरी तरह से सूर्य ढक जाता है, तो वहां पे कोरोना लेयर दिखती है। एक फ्लेयर टाइप का होता है जो सूर्य के चारों तरफ दिखता है। आदित्य L1 का जो उद्देश्य है वो है फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना लेयर का स्टडी करना। लेकिन वो स्टडी करेगा कैसे? तो आपको ये जानना आवश्यक है कि सूर्य से निकलता क्या है। सूर्य से जो निकलता है वो प्रकाश और ताप, ये सभी जानते हैं। लेकिन इनके अलावा कुछ ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज या रेडिएशन निकलती हैं जो बहुत हार्मफुल होती हैं। ये हैं अल्ट्रावायलेट रेज यानी यूवी रेज, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड रेज, एक्स रेज, गामा रेज। इसमें से एक्स रेज और गामा रेज भी हानिकारक होती हैं, लेकिन हमारे पृथ्वी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि इन्हें रोक लिया जाता है, जिसकी वजह से ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाती। इन सभी के अलावा सूर्य से सोलर विंड निकलती है। आप इसके बारे में कई बार सुने भी होंगे। लेकिन सोलर विंड क्या होता है? ये एक तरह के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज होता है जो बहाव के साथ हमारी पृथ्वी को टच करता है। इस दौरान हमारे वायुमंडल में एक फ्लेयर दिखता है, एक अलग तरीके का बढ़िया सा नज़ारा दिखता है जो कि फिनलैंड, स्वीडन और आइसलैंड के आसमान में देखने को मिलता है। ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारा होता है, काफ़ी रंगीन नज़ारा होता है। इसके अलावा सूर्य से निकलता है CMEs यानी कोरोनल मास इजेक्शन। इसके अलावा सूर्य से निकलता है सोलर फ्लेयर्स। ये लाइट और विंड्स के मिश्रण होते हैं जो कभी कभी बहुत ही चमकीले दिखते हैं। कई साइंस फिक्शन फिल्मों जैसे कि 2012 हॉलीवुड मूवीज में दिखाया गया था कि सोलर फ्लेयर्स की वजह से धरती समाप्त हो जाती है। ऐसी बातें कही गई। इस आदित्य L1 में 7 पेलोड्स लगे हैं, जिनमें से 4 पेलोड्स सूर्य का अध्ययन करेंगे और बाकी 3 पेलोड्स L1 पॉइंट जो लैग्रेंज 1 पॉइंट है उसके अगल बगल का अध्ययन करेंगे। इसे ऐसे समझे कि जो रोशनी है सूर्य की, जो विकिरण है वो पृथ्वी की तरफ आती है, तो बीच में यहाँ पे हमारा लैग्रेंज पॉइंट 1 पे हमारा स्पेसक्राफ्ट चारों तरफ चक्कर लगा रहा है हेलो ऑर्बिट में। तो वहां पे पहुंचने के बाद जो भी विकिरण का इंपैक्ट होगा बीच रास्ते में, वो उसका एक रिसर्च करेगा और इसके बाद जो है इंफॉर्मेशन इसरो को देगा। 4 पेलोड सूर्य पर नजर रखेंगे, ये फोटो सेंसिंग पेलोड्स हैं। बाकी 3 पेलोड्स L1 ऑर्बिट के अगल बगल निरीक्षण करेंगे। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो 3 पेलोड्स L1 पॉइंट के अगल बगल नजर रखेंगे, उनमें से एक पेलोड्स का नाम पापा है। ये जो पापा पेलोड्स है, इसका नाम है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य।
दूसरा है ASPEX, जिसका फुल फॉर्म है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। तीसरा है एडवांस ट्राई एक्सल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर। तो हम आपको वो रिमोट सेंसिंग पेलोड्स के बारे में बताते हैं जो सूर्य पे नजर रखेंगे। का नाम है VELC, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ। दूसरे का नाम है SUIT स्वीट, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। तीसरे का नाम है SOLEXS, SOLEXS, इसका पूरा नाम है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। और चौथे का नाम है HEL1OS, पूरा मतलब है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इन सातों पेलोड्स के जरिए ये स्पेसक्राफ्ट इसरो के काम को पूरा करेगा और सूर्य पर मौजूद सारी जानकारी, सूर्य के सतह पे मौजूद, सूर्य के अगल बगल जो भी फ्लेयर निकलती है या फिर विकिरण निकलती है, उससे जो इम्पैक्ट पृथ्वी के वायुमंडल या वातावरण पे पड़ता है, उसका ये अध्ययन करेंगे। इसलिए सूर्य को जानने के लिए हमारी सैटेलाइट को हमारे वायुमंडल और वातावरण से बाहर निकलना होगा, जिसकी वजह से जो रेडिएशन पृथ्वी तक नहीं आ पाती उन्हें वो स्टडी कर पाए। इसके अलावा 2020 में सोलर ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया गया था नासा और ESA के द्वारा, और इसका भी यही था कि सूर्य की स्टडी की जाए और सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणों का एक स्टडी करके पता लगाया जाए कि इसका एक पृथ्वी के एटमॉस्फेयर या पृथ्वी पर क्या इम्पैक्ट होता है। यही जानकारी आदित्य L1 भी लेने गया है। आदित्य L1 के बारे में खास बात बता देते हैं कि इसका नाम आदित्य L1 कैसे पड़ा। ये बात मैंने आपको वीडियो के बीच में भी बताई है। आपसे कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको पता है, आपने अनुमान लगा लिया है तो जवाब दें, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं। ये अगर आपको अनुमान है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं कि आदित्य L1 नाम कैसे पड़ा। हमारे वैज्ञानिकों ने नाम ये इसलिए रखा क्योंकि सूर्य का दूसरा नाम आदित्य होता है और आदित्य का मिशन है L1 तक जाना, L1 पॉइंट तक जाकर सूर्य की जानकारी हासिल करना, इसलिए इसका नाम आदित्य L1 पड़ा। वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। साइंस की वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे और इसके अलावा आपको क्या कंटेंट चाहिए वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।